इस तरह रोज इल्ज़ाम सुनाई देंगे, कब तक ये मेरे दोस्त हम सफाई देंगे। जब तक आईने में नहीं देखेंगे खुद को, हमें औरों में ऐब दिखाई देंगे। और बाहरी तौर पर हराने में लगे हैं जो लोग मुझे, जीत जाऊंगा तो एक दिन वही लोग बधाई देंगे। बिग बॉस चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सांसद शशि थरूर के प्रतिद्वंदी को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। आज नामांकन के आखिरी दिन शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा भरा और कल तक जो दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बन गए। अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई अब खड़गे और शशि थरूर के बीच है। एक के.एन. त्रिपाठी साहब हैं जो झारखंड के नेता हैं, वो भी चुनाव मैदान में है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। सिर्फ 3 नेता मैदान में नहीं है, 2 नेता ही मैदान में नहीं है, एक और नेता ने पर्चा भरा है। उन सबसे पहले कांग्रेस में आज की जो हलचल रही उसकी हम चर्चा करते हैं। कांग्रेस में आज की हलचल सुबह से ही चलती रही। सुबह कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। चर्चा हो रही थी कि क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत के बाहर होने के बाद फिर तय हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया। हालांकि हमने हमारे कल के प्रोग्राम में भी उनका नाम की चर्चा की थी। खड़गे की एंट्री के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कल दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि वो चुनाव में मैदान में रहेंगे। खड़गे की एंट्री के बाद दिग्विजय ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अशोक गहलोत उससे पहले आउट हो गए थे, तो वैसे देखा जाए तो एक सरप्राइज एंट्री थी। दोपहर करीब 2 बजे शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। झारखंड कांग्रेस के नेता के.एन. त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन आज किया है, अपना पर्चा आज भर दिया और वो भी मैदान में है। गांधी, यदि हम देखें खड़गे साहब को कि वो क्यों जरूरी है, क्यों कैंडिडेट बने, तो उन्हें कहा जाता है वो गांधी परिवार के सबसे वफादार नेता माने जाते हैं। कर्नाटक का दलित चेहरा है और यदि कांग्रेस में वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो 50 साल बाद कांग्रेस को दूसरा दलित चेहरा मिलेगा। अध्यक्ष के तौर पे 1970 में जगजीवन राम वहाँ पर थे और अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, जो दलित अध्यक्ष होंगे। उनकी दक्षिण में मजबूत पकड़ है। कर्नाटक से वो आते हैं, दक्षिण में उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि 2013 में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं अगले साल, उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दक्षिण भारत में भी कांग्रेस की जो पूरी स्ट्रेटजी है उस पर काम कर रहे हैं। लोकसभा की 128 सीटें उस इलाके में दक्षिण भारत में आती हैं, जिस पर खड़गे के थ्रू नज़र डाली जा सकती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं उनसे उनके अच्छे संबंध हैं, तो 2024 में यदि गठबंधन बनाने की जरूरत हो तो उस पर वो काम कर सकते हैं। दक्षिण के पीछे कांग्रेस उम्मीद लगाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में हाल, जहां 15 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर वो कौन से राज्य थे जहां कांग्रेस खाली हाथ रही। तो देखिए, इन राज्यों में कांग्रेस का खाता खाली रहा। 15 राज्य हैं, उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व में भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो कुल 15 प्रदेश हैं, राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस को 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। दक्षिण से कांग्रेस को इसलिए उम्मीद है क्योंकि उसी इलाके ने पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी लाज बचाई थी। इसकी तस्दीक इसी से होती है कि यदि देखा जाए तो केरल में 15 सीट, तमिलनाडु में 8 सीट, तेलंगाना में आप देख सकते हैं, कर्नाटक में 1 सीट, तेलंगाना में 3 सीट, यहाँ पर तमिलनाडु में 8 सीट, पुडुचेरी में 1 सीट, कुल मिलाकर ये, और लक्षद्वीप में भी 1 सीट उन्हें हासिल हुई थी। तो कांग्रेस की लाज जो है उस वक्त दक्षिण भारत ने बचाई थी। इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम चल रहा, हाई वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लगातार कोशिश होती रही और अब ये तय हो गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई किस किस के बीच होने जा रही है, गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में। नेताओं ने नामांकन, नॉमिनेशन अपने अपने कर दिए और अपने अपने दावे किए हैं। क्या कुछ कहना है इन सभी का, ये भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे
सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए। पदों पर महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, इन पदों पर कोई बैठ जाए, भारत राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जन नेता के साथ खड़ा है और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। उनका निर्देश हुआ है कि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता आवेदन दे सकता है। इस बार राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, सोनिया जी नहीं लड़ रही हैं, हम लोगों ने आवेदन दिया है। इसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं का जैसा निर्देश होगा वो सिरोधार्य होगा, वैसे हम लोग। खड़गे साहब तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा है लोकसभा में, अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में। वो हमारे पार्टी के अंदर वैसे भी मेरे ख्याल में अगर आप एक टॉप 3 के बारे में सोचेंगे तो ये तीनों में एक जरूर खड़गे साहब ही है। तो मेरे ख्याल में वो तो जैसे पार्टी चला अब तक चला है, मेरे ख्याल में ऐसे ही वो आगे लेना चाहेंगे। वो कैंडिडेट ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाएगा। मैं इस किस्म का काम संगठन में नहीं किए हैं। मैं जो कर रहा हूं आजकल, मैं एक अलग किस्म की सोच पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहता हूं। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, पवन बंसल, मनीष तिवारी, न जाने कितने ऐसे नाम रहे जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मीडिया में चर्चा का विषय बने, लेकिन आखिर में इन सभी ने किनारा कर लिया और खड़गे के प्रस्तावक बनकर एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, सचिव थोड़ी भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले। तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा दें। प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। गांधी परिवार ने भले ही पार्टी से परिवारवाद की दाग को धुलने के लिए चुनाव से दूरी बना ली है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताते हुए निशाना साधा। हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, आज कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ही ये नेशनल रह गई है, और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है। इसलिए ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ऊपर से नीचे तक देखो, व्यक्ति के आधार पर पार्टी बन गई है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति दक्षिण के राज्यों पर फोकस करने की है। अभी की स्थिति में कांग्रेस उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फोकस भी दक्षिण ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर भारत अब कांग्रेस की प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता में नहीं रहा है? क्या सिर्फ नाम के लिए ये अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, या फिर गांधी परिवार का हाथ किसके साथ है?
इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के.एस. त्रिपाठी साहब, जो झारखंड से मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी, जो कांग्रेस पर पकड़ रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक शिव भाटिया और यूसुफ अंसारी साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं त्रिपाठी साहब के साथ। के.एन. त्रिपाठी साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर और बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन ये लड़ाई 17 अक्टूबर तक चलेगी त्रिपाठी साहब। जी हाँ है, और अभी तो सबसे पहले कल स्क्रूटनी होनी है जी। तो स्क्रूटनी के बाद ही, कल के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा उसका निर्णय होगा। नहीं, क्योंकि अभी 2 उम्मीदवार और हैं आपके साथ, आपके मित्र ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, शशि थरूर साहब हैं। जी जी। तो क्या आप चाहेंगे कि आप मैदान में बने रहें? स्क्रूटनी के बाद यदि आपका नामांकन हो जाता है, वैलिड पाया जाता है, वैध पाया जाता है, तो आप 17 अक्टूबर तक के चुनाव में लड़ाई में रहेंगे, या आप सोचेंगे कि नहीं, अब ये 2 लोग लड़ रहे हैं तो मेरी जरूरत नहीं है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग निर्णय लेते हैं। पहले कल नामांकन ठीक होने दीजिए, इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके आगे के स्टेप्स के बारे में निर्णय लें। यदि आप चुनाव मैदान में रहते हैं त्रिपाठी साहब, तो आपको कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत लगता है, खड़गे साहब या थरूर साहब, जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे? ये तो अभी हम लोगों ने नहीं सोचा है कि कौन मजबूत है। खड़गे साहब नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे भी नेता हैं, उनके साथ काम किए हैं जी। अच्छे व्यक्ति हैं। थरूर साहब के साथ हमारा परिचय नहीं है, हमारा उनसे काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन खड़गे साहब के साथ हमने काम किया है। उनसे वो अच्छे नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग सब एकजुट हैं। ये पार्टी में प्रजातांत्रिक तरीका है। हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन वो अपने विचारों पर दृढ़ हैं और इस बार उन्होंने इंटरफेयर इस चुनाव प्रक्रिया में नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी का नेता चाहे तो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर के पार्टी का कार्य कर सकता है। पार्टी का ये जो पद है, महासचिव, अध्यक्ष, ये सारे पद उसके संचालन के लिए हैं, उसके सहयोग के लिए हैं जी। सच्चाई तो यही है कि जन नेता राहुल गांधी हैं। आप देख रहे हैं कि 4000 किलोमीटर की पद यात्रा जी, जो ऐतिहासिक है, ऐसा न पहले हुआ, भविष्य में होगा कि नहीं कोई नहीं जानता। उसमें जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बता रहा है कि राहुल गांधी एक जन नेता हैं, देश के नेता हैं, आम मानस के नेता हैं। अब उनको सहयोग करने के लिए इन संगठनात्मक पदों पर, विभिन्न पदों पर लोग बैठेंगे और बैठ करके उनका सहयोग करेंगे जी। हमारा भी जो अनुभव रहा है भारतीय वायुसेना के नौकरी छोड़ करके जी। राजनीति में आने के बाद और विधायक, विधानसभा में डिप्टी लीडर और फिर मिनिस्टर और संगठन के कार्यों में जो काम करने का अनुभव रहा है, तो हमें भी था कि हम राहुल गांधी जी को इस भारत को सशक्त करने में, भारत का नेतृत्व करने में हम संगठन में उनकी मदद करें। इसीलिए हमने नामांकन किया है जी। आगे कल के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सर, क्या ये माना जाए, जैसे आपने भी कहा कि राहुल गांधी ही नेता हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नेता तो राहुल गांधी और गांधी परिवार ही रहेगा, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बन जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? क्या ऐसा है? तो फिर ये सारी औपचारिकता की जरूरत क्या है? बात तो सही है, बात तो सही है जी कि गांधी परिवार ही देश के लिए सारा कुछ त्याग किया है, बलिदान किया है। देश की जनता उसी को जन नेता मानती है और जब जन नेता राहुल गांधी को मान रही है तो बीजेपी को परेशानी होगी ही, क्योंकि उनको सत्ता खोने का डर है राहुल गांधी जी से। तो उससे हमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भारत सशक्त हो, भारत जो 1947 के पहले था वो भारत फिर से बने और वो भारत उसके बाद मजबूत भारत हो, सशक्त भारत हो। हमें तो लगता है कि 47 के बाद की जो भारत है, यह भारत और खंडित हो जाएगी यदि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस देश पर हावी रहेगी। तो
यदि भारत को सशक्त रखना है, मजबूत रखना है, तो इस देश में ऐसे पार्टी की सरकार चाहिए जिसे सारे जाति, सारे धर्म, सभी क्षेत्र के लोग उसे अपनी सरकार माने, ताकि उनके मन में कोई दुर्भाव न हो, कोई हीन भावना न हो, कोई क्रोध न हो सरकार के प्रति, सत्ता के प्रति, देश के प्रति। जी। जब ये रहेगा तभी भारत सशक्त और मजबूत रहेगा। तो हमें लगता है कि हम ही लोग, कांग्रेस ही भारत को सशक्त और मजबूत कर सकती है। वो क्या कहते हैं उनसे हमें मतलब नहीं रखता, वो तो क्या बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा पर जो एक तरफ टीवी पर दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ वो झूठ बोल रहे हैं। जी। तो उन विषयों पर हम लोग कमेंट नहीं करते। हम इतना ही चाहते हैं कि अभी हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है, हम लोग सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, मजबूत हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जीते कोई, हारे कोई, हम लोग सब एक टीम है और एक टीम बना करके राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि 2024 का जो आपको परिणाम मिलेगा जी, वो चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन सर आपको लगता है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि खड़गे साहब बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपने भी उनके साथ काम किया है, तो ये जो चुनाव है, अब चुनाव की औपचारिकता पूरी हो गई है, करीब करीब नामांकन की, स्क्रूटनी की कल हो जाएगी, तो खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया जाए, क्या आप इससे सहमत होंगे या आप इस चुनाव मैदान में रहेंगे? मैं ये समझना हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हमने नामांकन किया है जी, अभी तो कल स्क्रूटनी होने दीजिए जी। इसके बाद हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। बात करने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यदि चुनाव लड़ना होगा तो लड़ा जाएगा, यदि जो आगे की प्रक्रिया होगी उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। जी, लेकिन आप ये मानते हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने, नेता राहुल गांधी ही रहेंगे? एकदम इस मानते नहीं है, ये पूरा देश मानता है और सच यही है। आप मुझे बताइए कि भारत के इतिहास में यदि 4000 किलोमीटर पदयात्रा करने का निर्णय और इतना बड़ा जनसमर्थन किसी को मिला है आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी के बाद, तो उसका नाम बता दीजिए। जी, तो चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की थी, खैर वो बात पुरानी हो गई, लेकिन अब चुनाव के बाद आपने कहा कि राहुल गांधी, चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा किया था जी, लेकिन इतना पैन इंडिया समर्थन नहीं मिला था। और उनकी यात्रा में जो समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है, जितना देश की जनता जुड़ रही है जी, ये इतना पर पैन इंडिया समर्थन नहीं मिला था। इट इज़ ए हिस्ट्री। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। यदि आप चुनाव मैदान में रहते हैं तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और आपने वक्त निकाला इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र त्रिपाठी साहब थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज नामांकन भरा है। झारखंड सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ साहब भी जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं और शिव भाटिया साहब भी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप कांग्रेस की एक एक कड़ी को बहुत अच्छे से समझते हैं। त्रिपाठी साहब ने तो कह दिया कि अध्यक्ष कोई भी हो, नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे, तो मुझे समझाइए इस पूरी एक्सरसाइज का मायने क्या है? विजय जी, जी मैं बता रहा हूं आपको। जी, हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ रही है? जी, अच्छा। बोल रही है। देखिए क्या है कि पहले तो मैं ये कहूं कि जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जहां सत्य है वहीं विजय है जी, और मैं कह रहा हूं जहां विजय है वहीं सत्य है। तो आज के जमाने में तो यही है ना, और आप विजय हैं, तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे शायद वो सत्य ही हो। तो देखिए ऐसा है कि जो कहा है त्रिपाठी जी ने, वो सिर्फ त्रिपाठी जी ने नहीं, शिव भाटिया साहब बैठे हुए भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं जी, और भी जितने कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए जी, आप खड़गे साहब से पूछ लीजिए जी, आप दिग्विजय सिंह से पूछ लीजिए, शशि थरूर से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए जी, वो यही कहेगा कि अध्यक्ष कोई भी हो, नेता तो राहुल जी है। और ये नई बात नहीं है जी। याद करिए आप और हम, पत्रकारिता में काफी समय हो गया हम लोगों को। एक जमाने में बीजेपी वालों से पूछो तो कहो अध्यक्ष कोई भी हो, नेता तो अटल जी है, जी, यही कहा जाता था जी। चाहे अडवाणी जी अध्यक्ष हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे बाद में वेंकैया नायडू हो गए, कृष्णामूर्ति हो गए, सब हो गए, लेकिन नेता तो अटल जी है। आज आप बीजेपी के किसी व्यक्ति से पूछिए तो नेता तो मोदी जी हैं, चाहे जो है कोई भी अध्यक्ष है, नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, कल को कोई और आ जाए, नेता तो मोदी जी हैं।
आप नीतीश कुमार की पार्टी पूछे, ललन सिंह अध्यक्ष है, राजीव पहले वो आरसीपी सिंह रहे, तो नेता तो नीतीश जी हैं जी। तो ये होता है, हर पार्टी में एक सर्वोच्च नेतृत्व होता है, वो अध्यक्ष रहे या न रहे, नेता उसी को मानते हैं पार्टी के कार्यकर्ता जी। और तो वही स्थिति कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की भी है। अब वो अच्छी है बुरी है क्या है ये अलग बात है, कांग्रेस को तय करने कर देना चाहिए किसको नेता माने जी। उनकी पार्टी का मसला है, वो तो ठीक बात है, ये उनका मसला है। तो इसलिए हाँ, इसलिए नेता मतलब ये सही बात है कि भाई जमीन पर कौन चल रहा है, 4000 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर राहुल गांधी खाली वो कांवड़ यात्रा थोड़ी कर रहे हैं कि अगले जन्म में पुण्य मिलेगा, तो राजनीतिक आयोजन है, पूरा राजनीतिक कवायद है, जनता से जुड़ने की है, एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, एक स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ, एक मुद्दे के साथ जी। तो अल्टीमेटली नेता तो वही रहेंगे जी। अध्यक्ष खड़गे जी हो जाए, कल को मान लीजिए खड़गे जी के बाद कोई और हो जाए, लेकिन और राहुल गांधी वही स्थिति लाना चाहते हैं जो कभी गांधी जी की स्थिति थी कांग्रेस पार्टी में, जो स्थिति अटल जी की थी बीजेपी में, या आज मोदी जी की है, तो राहुल गांधी कांग्रेस में अपने लिए वही स्थिति बना रहे हैं जी। कि भाई कोई रहे नेता हो रहे, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी स्वीकार्यता रहे। ठीक है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, विनोद जी ने कहा जो बात बहुत सच है कि कांग्रेस में सब पार्टियों में नेता होता है, अध्यक्ष होते हैं, दो अलग अलग होते हैं। आप मुझे बताइए यदि खड़गे साहब अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस की स्थिति में क्या बदलाव आएगा? विजय जी, मैं सबसे पहले तो के.एन. त्रिपाठी जी को और जितने भी कांग्रेस के इस चुनाव में उम्मीदवार हैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में संविधान से देश चलता है और कांग्रेस पार्टी का भी अपना संविधान और विधान है जिसके तहत हम अपने संगठनात्मक चुनाव करवाते हैं और वो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अंदर होते हैं। आज तक आपने किसी अन्य पार्टी में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी होगी। हमारे यहाँ निर्वाचन होता है, चाहे निर्वाचन निर्विरोध हो, चाहे निर्वाचन चुनाव के द्वारा हो। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रणाली है जिसके तहत आप सब अपने कार्य को करते हैं और कांग्रेस कैसे चलेगी उसके लिए भी संविधान बनाया गया है। आज उसी संविधान की तहत हमारे यहाँ चुनाव घोषणा हुई, डेट्स हुई, आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो हमारे प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म सबमिट किए। वो तो ठीक है सर, मेरा सवाल है कि खड़गे साहब के मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि राजनीतिक उद्देश्यों में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, नेता, नीति, नियत। नेता, नीति, नियत के आधार पर ही हम जनता के सामने जाते हैं। हम अपने नेतृत्व को बताते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई भी राजनीतिक दल है कि ये व्यवस्था पर हमारा नेतृत्व ये होंगे, और नीति हमारी स्पष्ट है कि हमें भारत के संविधान को बनाए रखना है। आज जो हालात देश में हो गए हैं, नफरत के माहौल को खत्म करना है और देश में संविधान का राज पुनः स्थापित करना है, जिसके लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत से निकल चुके हैं। ठीक है, और नियत हमारी बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। ठीक है। शिव भाटिया साहब, आप कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के साथ बहुत एक्टिव रहे हैं हमेशा, मुझे इसकी पूरी पॉलिटिक्स समझाइए कि खड़गे साहब के आने से कांग्रेस की सूरत कैसे बदल जाएगी, अगर ये माने कि खड़गे साहब नए अध्यक्ष होंगे तो। देखिए विजय जी, खड़गे साहब का इतिहास तो आपको भी मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं जी। और खड़गे साहब ने 11 चुनाव जीते हैं और उसके बाद लोकसभा के भी ऑपोजिशन के नेता रहे और उसके बाद राज्यसभा के आज ऑपोजिशन के नेता हैं। और खड़गे साहब का जो एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस के लिए आज के समय में जिस ताकतों के साथ, सांप्रदायिक ताकतों के साथ आज हम लड़ रहे हैं और जिस स्थिति के ऊपर आज देश को 8 साल के अंदर पहुंचा दिया गया है, उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की ही ज़रूरत थी जो सामने आकर एक ऐसी आवाज़ बन सके और उस आवाज़ के साथ हमें ऐसा रास्ता भी दे सके, ऐसा रास्ता पार्टी को दिखा सके जिससे कि पार्टी अपने एक मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ के 24 का चुनाव जीत सके। और रही बात जहां पर जन नेता की, तो जन नेता राहुल जी आज आपके सामने सारी चीजें शो कर चुके हैं कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, भारत जोड़ने की यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी जी? अगर भारत की अस्मिता के ऊपर खतरा आ गया, भारत के समाज के ऊपर खतरा आ गया, हम एक समाज को बांटने पे लग गए, हमें उसे कैसे बचाना है? हम
हम गांधी जी के उद्देश्यों के साथ, गांधी जी के प्रवचनों के साथ अगर आगे चलना चाहते हैं, ये गांधी का देश रहा है। ये बिखराव का देश कभी भी स्वीकार नहीं हुआ कि समाज को बांट के और धर्म के नाम के ऊपर या जात के नाम के ऊपर या हिंदू मुसलमान करके या हिंदुस्तान पाकिस्तान करके अपनी रोटियां सेक ली जाएं। वो दो आदमियों की पार्टी हमें लोकतंत्र सिखाती है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपने कितने खो दिए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें ये आज के लोगों को ये जनता का समर्थन है, जो आज लाखों लोग राहुल जी के पीछे भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए। जो 150 यात्री निकले थे उसके अंदर लाखों लोग जुड़ गए। क्या किसी को बुलाया गया था? एक जन नेता की आवाज होती है। और रही बात कि भाई नेता कौन रहेगा, तो जन नेता तो है ही, जन नेता आपके सामने हैं। एक अध्यक्ष की बात आई थी कि अध्यक्षता अगर हम किसी और को दें तो 1 और 1 11 होते हैं। वो अपना रूप के तरीके से उस पार्टी को मजबूत करेंगे और उनका एक्सपीरियंस इस कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी दिशा देगा और ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जिससे कि हम इन ताकतों को, जो सांप्रदायिक ताकतें आज हमारे सर के ऊपर नाच रही हैं, जिन्होंने इस देश का बंटवारा करने की ठान ली है, उससे निजात इस देश की जनता को मिलेगी और आगे लेके जाएगी। जी, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे मित्र हैं और कांग्रेस को बहुत गहराई से और बहुत लंबे समय से समझते हैं। यूसुफ साहब, आज नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया थी वो तो हो गई है, स्क्रूटनी भी हो जाएगी, विड्रॉल भी हो जाएगा। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी ही हैं, इस पे कोई सवाल नहीं होता। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं तो गांधी परिवार ने ये एक्सरसाइज क्यों की अपने आप को अध्यक्ष के चुनाव से बाहर रखने की? विजय जी, आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही थी जी, तो उस वक्त कांग्रेस के कई नेताओं ने एक बात कही जी कि राहुल गांधी अब उस लेवल से अलग हट गए हैं जी, जहां पर कोई पार्टी में कोई पद मायने रखता है जी। यानी ये कहा गया कि राहुल गांधी अब महात्मा गांधी के रास्ते पे चल पड़े हैं जी। महात्मा गांधी कभी कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं रहे, पद पे नहीं रहे उस तरह से, लेकिन नेता महात्मा गांधी ही रहे। अध्यक्ष भले नेहरू रहे हो या मौलाना आज़ाद रहे हो या कोई और रहा हो, लेकिन नेता कांग्रेस में गांधी कहलाए। तो राहुल गांधी उस राह पे चल पड़े हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। और आज जयराम रमेश जी ने जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि साहब, दिल्ली में जो हो रहा है वो एक साइड शो है, असली शो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है। ये नैरेटिव सेट करने वाली यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। ये उनका एक कांग्रेस का नजरिया देखने का है जी। दूसरा सवाल ये कि ये सब एक्सरसाइज क्यों हुई जी? ये एक्सरसाइज इसलिए हुई कि राहुल गांधी ने ठान लिया था, जब उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कांग्रेस की पहली CWC की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया था हार की जिम्मेदारी लेते हुए। और उन्होंने तभी ये तय कर लिया था कि साहब, कुछ भी हो जाए मैं इस पद पर अब नहीं लौटूंगा, मेरी माँ सोनिया गांधी नहीं लौटेंगी, बहन प्रियंका गांधी नहीं लौटेगी। और 1 महीने बाद जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और जिसमें उन्होंने कहा था, साहब मैं अकेले लड़ता रहा बीजेपी से और कोई बड़े नेता मेरे साथ खड़े हुए नहीं हुए, तो तब उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि कांग्रेस के अंदर अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई वो बीजेपी से लड़ सकते हैं, वो पार्टी को आगे ला सकते हैं, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आगे आए। तो 3 साल में तो कोई आगे आया नहीं। और आखिर तक यानी अशोक गहलोत, जिसको 10 जनपद का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद बोहरा माना जा रहा था, पिछले 6 महीने से चर्चा इस पर थी, उनका कहना यह था कि साहब मैं आखिरी कोशिश करूंगा, मैं राहुल गांधी को मनाने जाऊंगा। और वो गए और उन्होंने ये कहा था, साहब अगर वो नहीं मानेंगे तब मैं पर्चा भरूंगा। राहुल गांधी नहीं माने, उन्होंने फिर भी पर्चा नहीं भरा और ऐसा रायता फैलाया राजस्थान में कि उस रायते को समेटने के लिए कर्नाटक से खड़गे जी को दिल्ली लाना पड़ा। तो ये सब तो कांग्रेस पर जो ये कांग्रेस ने जो अपने ऊपर एक बाहर का प्रेशर महसूस किया, ये आरोप लगे कि भाई हमारे परिवारवाद का, दूसरा इंटरनल डेमोक्रेसी का। तो देखिए विजय भाई, आप तो मुझसे भी सीनियर हैं, आपको बल्कि टीवी पे देख देख के हम लोगों ने पत्रकारिता करने के बारे में सोचा है। तो उसमें क्या था कि इंटरनल डेमोक्रेसी तो भारत में किसी पार्टी में नहीं है जी। और कांग्रेस के अलावा हमने किसी पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होते हुए नहीं देखा जी। ये कांग्रेस है जहां 2000 में चुनाव हुए, सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा, सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट 2 लोग चुनाव मैदान में उतरे, और कलकत्ता अधिवेशन में CWC के मेंबर्स का भी चुनाव हुआ था। तो उसके अलावा इस पूरे दौरान बीजेपी 1980 में बनी, 1980 से लेकर अब तक बीजेपी में अध्यक्ष पद का कोई चुनाव नहीं हुआ जी। ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। अभी आज हम कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा करें तो उसको समझने की कोशिश करें। विनोद जी, एक छोटा सा सवाल, अभी ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, जो यूसुफ भाई ने कहा कि जयराम रमेश के हवाले से कि साइड शो चल रहा है दिल्ली में जो है, और
असली शो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है। तो ये सारी साइड शो की तो कवायद हो रही है। यही तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये साइड शो की कवायद क्यों, जब रियल शो भी राहुल गांधी जी के साथ है, रियल लीडर भी राहुल गांधी हैं और अब वो महात्मा गांधी से भी बड़े हो गए। एक बात मैं समझता था कि नेता वो होता है जो चुनाव जिताता हो। अध्यक्ष कोई हो सकता है, जैसा कि बहुत सारा जिक्र आपने भी बहुत सारे नाम लिए, तो अध्यक्ष तो वो होता है जो संगठन को देख रहा है, लेकिन नेता वो होता है जो चुनाव जिताता हो। तो जो 415 की सांसदों वाली पार्टी को 54 पर ले आए, वो कैसा नेता है? देखिए, ये तो समय समय की बात है भाई। दो पर पे भी बीजेपी आ गई थी अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में, लेकिन उन्हें अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में फिर 180 188 तक पहुंची बीजेपी। तो ये वक्त की बात है। और देखिए, 44 सीटों पर जब बीजेपी आई थी, कांग्रेस आई थी 2014 में, मैं उसके लिए राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। कुछ बातें छोड़ करके एक आध चीजें ऐसी उन्होंने की थी जिससे परसेप्शन बिगड़ा था। बाकी तो जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक सरकार चलाई जी, मंत्रियों की, संगठन के जो बड़े 2019 के लिए तो आप मानते हैं? हाँ, 2019 तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया, तो निश्चित रूप से वो तो उन्होंने खुद माना जी, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया भाई, मान के हुए जी। हम क्या माने, तो उन्होंने हमारे आपके मानने से पहले उन्होंने मान लिया था। लेकिन उनके खाते में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीतें भी दर्ज हैं। वही अध्यक्ष थे। गुजरात में बीजेपी को बिल्कुल 100 के नीचे लाने का भी जो काम हुआ वो राहुल गांधी के अध्यक्ष उसी समय कांग्रेस के बने थे। कर्नाटक में प्रोएक्टिव एक्शन लेकर उन्होंने बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी। तो ऐसा नहीं, राहुल गांधी खाते में कई सकारात्मक चीजें भी दर्ज है, लेकिन हम लोग दरअसल ज्यादातर नकारात्मक ही देखते हैं। ये अब राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में मान लीजिए तमाम तरीके से कहानियां चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अकेले राहुल गांधी तो थे जिन्होंने कोरोना के बारे में सबसे पहले बोला था जी। चीनी सीमा पर जो विवाद भारत और चीन का हुआ, वो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगाह किया। नोटबंदी के दुष्प्रभावों के लिए राहुल गांधी सबसे पहले बोले। सर, आजकल तो पॉलिटिकल रिजल्ट की बात होती है ना विनोद जी, आजकल तो, लेकिन मैं तथ्य बता रहा हूँ, आजकल तो पॉलिटिकल रिजल्ट की बात होती है। 50 में से 30-35 इलेक्शन उनके नेतृत्व में हार गई पार्टी। अब कोरोना का इलाज करवाते रहिए आप, पार्टी के इलाज की जरूरत नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल रिजल्ट की भी बात में आ रहा हूँ। पॉलिटिकल रिजल्ट के चुनाव हारी पार्टी उन नेतृत्व में कई जगह जी, लेकिन खाली राहुल गांधी की वजह से हारी क्या? वही मध्य प्रदेश में सारे नेता थे, वही दिग्विजय सिंह थे, वही सिंधिया थे, वही कमलनाथ थे, वही सुरेश पचौरी थे, वही सत्यव्रत चतुर्वेदी थे। ठीक है। जब लगातार 3 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और 15 साल तक बीजेपी जीती, और बाद में 2018 में अगर जीती, वही भूपेश बघेल और तमाम सारे नेता छत्तीसगढ़ में थे। नहीं, मैं देखिए, सुन लीजिए भाई, राहुल गांधी आलोचना हम बहुत करते हैं, थोड़ी तारीफ भी सुन लीजिए जी। नहीं, तारीफ सुन रहे हैं, मैं ब्रेक पर जाने की बात हो रही है। उनके खाते में देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान किया है, मैं मानता हूं कांग्रेस की राजनीतिक कवायद है जी, लेकिन एक बड़ी एक्सरसाइज है, बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। ये भले कुछ लोग कह सकते हैं देर से शुरू किया हो, कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में चंद्रशेखर जी की पदयात्रा के बाद एक दूसरी पदयात्रा हो रही, बाकी सारी रथ यात्राएं हुई हैं जी, लोग रथों में बैठ के घूमे हैं जी, बड़ी बड़ी गाड़ी, ये पदयात्रा हो रही है। तो अब उसको माना तो जाएगा, बड़ा शो तो वही है जी। ये तो सही बात है। अभी अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा 18 अक्टूबर को, 19 को रिजल्ट आ जाएगा अगर चुनाव हुए तो, और उसके बाद जो है फिर अब खड़गे साहब अगर जीतेंगे, जैसा कि लगी रहा है जीतेंगे ही जितना, तो वो कांग्रेस अध्यक्ष, हाँ ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा खुलेगा 24-25 साल बाद, तो वो एक बड़ी खबर होगी, विजुअल खबर, तो वो उसमें बैठेंगे। लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा तो अभी 4-5 महीने चलनी है। ठीक है, मतलब तो वो तो वाकई बड़ा शो है। चलिए, बड़ा शो है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, उनका बड़ा शो है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि कांग्रेस का इसका सियासी मतलब क्या और फायदा क्या होगा। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाए इससे पहले बात आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मैच फिक्सिंग है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। कांग्रेस को इससे क्या फायदा होना है, क्या इसके सियासी मायने हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव भाटिया साहब हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ साहब हैं और यूसुफ अंसारी साहब हैं। शिव भाटिया साहब, जो आज
मैदान सज गया है, उस हिसाब से मुझे समझाइए कि खरगे साहब क्या कांग्रेस को यहाँ से आगे ले जा सकते हैं? क्या वो 2024 का चुनाव में कांग्रेस को जिताने में एक ताकतवर भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, जो खड़गे साहब का इतिहास रहा है और जो खड़गे साहब का एक्सपीरियंस है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की सारी प्रक्रियाओं में वो जुड़े रहे हैं और इसीलिए खड़गे साहब के आने से जिस तरह से पूरी कांग्रेस आज एकजुट होकर उनके साथ खड़ी थी, 30 प्रस्तावक आपके सामने जो नज़र आए वो उनके पीछे खड़े होके उन्होंने उनका प्रस्ताव उनके साथ किया है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो उनका कद इस पार्टी के अंदर कितना बड़ा है कि कल तक दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे थे कि मैं हर हाल में पर्चा भरूंगा, चुनाव कल कैसा होगा क्या होगा उसकी बात है। जब नाम आया खड़गे साहब का, वो खड़गे साहब से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर कल मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो मैं अपना पर्चा लेने भी नहीं जाता। तो उसके कद आप समझ सकते हैं। अब उनके प्रस्ताव में कौन कौन लोग थे? जो लोग अपने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, चाहे उसमें आप अशोक गहलोत जी को मान लीजिए और मनीष तिवारी ने भी अपना नाम एक किस्म से सामने दिया और भी बड़े बड़े नाम सामने आए, लेकिन सारे उनके प्रस्ताव में शामिल हो गए। भाटिया साहब एक बात समझाइए, आपसे ये मैं पूछ सकता हूँ भाटिया साहब, आज माहौल और भाटिया साहब आपसे मैं समझना चाहता हूँ, खरगे साहब का नॉमिनेशन हुआ औपचारिक तौर पर दिख रहा है, लेकिन ये जो लोगों के नाम आपने जिक्र किए 30 नामांकन में प्रस्तावक रहे, ये नॉमिनेशन और नाम दोनों खरगे साहब का था या 10 जनपद था? ये 10 जनपद का नॉमिनेशन है, 10 जनपद का नाम है, ये बात ठीक है कि नहीं है? वही वाली बात है। आप नहीं, पहले दिन से मैं वही बताना चाहता हूं, ये पहले दिन से उन्होंने अपने आप को इस प्रक्रिया से दूर कर दिया और उन्होंने कहा कि हम राहुल जी को सारे लंबी बैठक देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद लें और हम उनके पीछे खड़े हैं। नहीं, बैठकें तो चलती रहती हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा देश है और हर चीज के ऊपर प्रक्रियाएं चलेंगी तो बैठकें नहीं होंगी। उन बैठकों का अर्थ दूसरा निकालना भी वो भी गलत है और उस बैठक के अंदर ही चीजें तय होती हैं। सब सीनियर नेता बैठे, उन सीनियर नेताओं ने ही इस नाम को तय किया और उस नाम को तय करने के बाद, और आपको मालूम है कुछ दिन पहले जिस तरह से एक माहौल बना, उस माहौल को किस तरह से संभाला गया और उस संभालने के बाद अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसी दूसरे लोग आदमी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद आके मीडिया के सामने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी आए, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद खरगे साहब को क्या हम कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट कह सकते हैं? नहीं, ऑफिशियल कैंडिडेट कहां सा ऑफिशियल, क्योंकि सारी भीड़ तो नॉमिनेशन में कांग्रेस के खरगे साहब के लिए थी। से ज्यादा हमारे डेलीगेट हैं, उसके अंदर जो 10 प्रस्तावक नहीं, सारी भीड़ थी तो सारी कांग्रेस उनको अपना नेता मानती है ना। आज मैं उसी का उदाहरण आपको दे रहा हूं। दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। अशोक गहलोत जो 15 साल आज पूरे करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर, 5 बार वो पार्लियामेंट में रहे, 4 बार वो एमएलए रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे 3 बार, वो उनके प्रस्तावक बन के वहां पे गए। ये कहना कि भाई वो नाम जोड़ना, ये वो तो बात है, आप किसी ना किसी रूप में नाम सामने लाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने, अब आपने पहले भी कहा, जब शशि थरूर मैडम से मिलने गए तो उन्होंने उनसे क्या कहा, दिस इज योर कॉल, इफ यू वांट टू कंटेस्ट इट। और ये ओपन फैक्ट है, और अगर कोई भी लड़ना चाहता है तो किसी को रोका नहीं जा रहा। अभी आपने एक कैंडिडेट को अपने साथ बैठा रखा था, झारखंड से आते हैं, वहां मंत्री रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कभी उन्होंने किसी ने कहा उनको कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सबको अधिकार है, और ये लोकतांत्रिक वे में अगर चुनाव हो रहा है तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। बीजेपी, मैं 2 लाइनें और बोलना चाहूंगा। बीजेपी 1980 से बीजेपी स्थापित हुई, 11 प्रेसिडेंट बने, एक प्रेसिडेंट का भी चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, वो इस बात को भूलिए मत। अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, वो नड्डा स्टेटमेंट देते हैं।
जी ठीक है, नहीं वो इस पर चर्चा हो गई, अंसारी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया और आपने कहा कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि वो तटस्थ रहेंगे। मुझे 2 लाइन याद आई कि जो रहेंगे तटस्थ समय लिखेगा उनका भी अपराध। खैर वो अलग इशू है। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपसे एक अलग सवाल समझना चाहता हूं कि बात हुई, अभी भाटिया जी ने भी चर्चा की, यूसुफ जी ने भी की और हम लोगों ने भी देखा, 3 नाम आए अध्यक्ष को लेकर। खड़गे साहब अभी हैं, अशोक गहलोत साहब का नाम था पहले और दिग्विजय सिंह का नाम था और शशि थरूर को भी जोड़ना, उनको क्यों छोड़ते हैं? 4 नाम हैं। आप इन चारों लोगों के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? इनमें से कोई एक अध्यक्ष बनता तो सबसे बेहतर अध्यक्ष कौन होता जो कांग्रेस को आगे ले जा सकता? मेरी और आपकी पसंद नहीं। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैंने कहा कि जैसे रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब लंका जला के आए तो रामचंद्र जी ने उनकी बड़ी तारीफ की, आपने बड़ा, तो उन्होंने कहा नाथ नर कछु कपि मनुसाई प्रभु प्रताप जो आप मुझे श्रेय देना चाहते हैं। तो वैसे ही आप सब समझते हैं, लेकिन मुझ अकिंचन को आप श्रेय देना चाहते हैं समझने का और समझाने का, तो ये आपकी महानता है विजय जी। लेकिन देखिए ऐसा है कि सबसे अच्छा अध्यक्ष कौन होता, अलग अलग क्वालिटीज हैं अगर मैं देखा जाए। जैसे मैं अब त्रिपाठी जी को फिलहाल छोड़ दीजिए, हमने 4 नाम की चर्चा की है। हाँ 4, लेकिन आपने पहले 3 नाम की, खड़गे जी, नहीं दिग्विजय सिंह, खड़गे जी, शशि थरूर, अशोक गहलोत साहब और अशोक गहलोत जी। देखिए अब अशोक गहलोत रेस से बाहर है। अब अशोक गहलोत के बारे में हम चर्चा करें तो आप कहते हैं कर लेते हैं, ठीक है। अशोक गहलोत एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। उनका अनुभव, उनकी स्वीकार्यता, उनका राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, उनका ओबीसी फेस, उत्तर भारतीय होना, हिंदी भाषी होना, ये सब उनकी क्वालिटी है। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद वाले व्यक्ति हैं। जब वो आईसीसी में जनरल सेक्रेटरी थे तब भी उनके कमरों में लोगों का आना जाना निर्बाध रहता था जी। उनके अंदर ये सारे गुण है, तभी तो उनका नाम एक तरह से ऑफिशियल कैंडिडेट थे सॉरी लिया जा रहा था जी। लेकिन वो अब प्रकरण हो गया। अब मौजूदा जो है दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके मित्र भी हैं। वो बहुत साफ बोलते हैं, विभाग बोलते हैं और संगठन से नीचे से उठ करके आए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आदमी भी रहे, सरकार भी चलाई, एमपी भी है, एक उनकी अपील भी है, उनकी कंस्टिट्यूंसी भी है। बस उनके साथ एक ही खतरा जो पार्टी को लगता रहा है कि काउंटर पोलराइजेशन का जो खतरा है, जो जिस तरह से उनके पुराने बयान, उनके जो पुराने जो कुछ स्टेटमेंट्स थे, खास करके जिनको बीजेपी ने काफी प्रचारित किया, प्रसारित किया, और वो जब से वो नॉमिनेशन के लिए आए तो तुरंत वो चलने भी लगे थे सोशल मीडिया में, तो वो एक जरूर उनके लिए था। उसको काटने के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन में उसमें उसकी महारत हासिल है, उसकी पूरी मशीन ही लग जाती है। शशि थरूर का साथ क्या है कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो शहरी मध्य वर्ग है, पढ़े लिखे, कारपोरेट सेक्टर, अच्छे एजुकेटेड लड़के लड़कियां, वो जो है जो यूथ, उनमें शशि थरूर की अच्छी अपील है और महिलाओं में उनकी अच्छी लोकप्रियता है जी। तो वो उस लिहाज से तो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उस संगठन के व्यक्ति नहीं रहे। ठीक है, वो 2 बार लोकसभा का चुनाव जरूर जीतते हैं, लेकिन जो हार्डशिप होती है एक पार्टी चलाने के लिए, तो जब जो झेलना पड़ता है, जो पूरा जो है समय देना पड़ता है और जिस तरह आपको कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ता है, ठीक है, वो तो खड़गे साहब आपके हिसाब से बेहतर उम्मीदवार? इस मामले में खड़गे साहब बेहतर 2 कारणों से सबसे ज्यादा है। पहला उनके अनुभव, उम्र और वो सब तो चर्चा हम कर चुके, उसमें तो अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह भी बराबर लगभग बराबर ही है वो, हाँ उसमें, इसलिए वो एक तो खड़गे साहब दलित होने के कारण काउंटर पोलराइजेशन करना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि दलित अध्यक्ष होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा हिंदू मुस्लिम वाला पोलराइजेशन करना। और खड़गे साहब के साथ कोई ऐसा विवाद भी नहीं जुड़ा किसी तरह का। तीसरी बात यह है कि दलितों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कांग्रेस की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे देश में, उसको खड़गे साहब के माध्यम से एड्रेस कर सकती है कांग्रेस, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक। राहुल गांधी की यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है दक्षिण भारत में, वो उत्तर भारत में मिल सकता है अगर खड़गे की ताजपोशी और दलित जनाधार को जोड़ दिया जाए, तो वो एक उपलब्धि होगी। और इसका फायदा कांग्रेस को, अगर मैं बार बार अगर इसे लगा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, शिव भाटिया जी और ये अपने जो प्रवक्ता हैं ये लोग बैठे हुए हैं, कि ये बराती वाली मानसिकता है इनके यहाँ,
कि राहुल गांधी जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, प्रियंका जी आ जाए, भीड़ हो जाए, रैली हो जाए, रोड शो हो जाए, उसके बाद सारे कांग्रेसी अपने अपने घर जाके आराम से बढ़िया तकिया लगा के, सोफा लगा के, उसके बाद बढ़िया स्कॉच और विस्की और जो भी उनके शौक है करके फिर भाई राहुल जी आ गए। वो जो जो कहते हैं जूझने वाली जो क्षमता होती है जो बीजेपी में है कि मोदी जी ने अगर कोई इशू खड़ा किया तो बीजेपी उसको गांव-गांव ले जाती है। उसका जो तंत्र है वो कांग्रेस की फॉलो अप की। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए जैसे मैं उत्तर प्रदेश के उदाहरण में बात खत्म कर रहा हूं अपनी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, बहुत अच्छे, भीड़ भी आई, लेकिन कांग्रेसी फॉलो अप नहीं कर पाए। पंजाब में आपने चन्नी को बनाया, दलितों का एक मैसेज दिया, लेकिन झगड़े और नो फॉलो अप, समय भी नहीं था, उसे बंडा ढार कर दिया। खड़गे जी को बना के अब एक दलित कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, इन विधानसभा चुनावों में इसका टेस्ट होगा कि कांग्रेसी इसका कितना फायदा उठाते हैं। अगर कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है तो 2024 में ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते कांग्रेसी उसको नीचे तक ले जाए इस कार्ड को और उसको जनता मतलब फॉलो अप करें। लेकिन अगर बारातियों की तरह आए और जयमाला माला खिंचाई और प्लेट उठाई और खाई और चले गए ताली बजा के, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है यूसुफ भाई, इससे थोड़ा सा आगे बात बढ़ाता हूं, जो विनोद जी ने बहुत अच्छे से एनालाइज कर दिया सब चीज़ों को। मैं समझना चाहता हूं कि ये सारा फोकस अभी जो चुनाव हो रहा है, कर्नाटक से खड़गे साहब हैं, शशि थरूर केरल से हैं, राहुल गांधी अब तो केरल से ही माना जाना चाहिए, वायनाड से हैं, वैसे भी उन्होंने अमेठी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, भारत जोड़ो यात्रा भी दक्षिण भारत से शुरू कर रहे हैं। तो कांग्रेस का फोकस सिर्फ दक्षिण भारत पे, उसने उत्तर भारत को छोड़ दिया है, पहली बात। और दूसरा सवाल जो विनोद जी ने बात जोड़ी कि दलित फेस की, ये सच बात है कि खड़गे साहब दलित फेस है और 50 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अध्यक्ष मिला जो दलित अध्यक्ष है। लेकिन ये चुनाव तो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होना है, तो क्या ये दलित फेस को एनकैश किया जा सकता है? रामनाथ कोविंद साहब भी राष्ट्रपति बने थे, दलित फेस की बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन वो एनकैश तो नहीं हुआ ना। उनका फायदा बीजेपी को मिला, तो फायदा बीजेपी को मिला, ऐसा नहीं कह सकते, मिला बीजेपी को फायदा 2019 जी। और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू को जो बनाया है उन्होंने आदिवासी कार्ड के तहत, देखिए मुर्मू जी वोट मांगेंगे, अंसारी साहब मोदी जी ने मांगा उसको जी। अंसारी साहब, मोदी जी को रामनाथ कोविंद को दलित राष्ट्रपति बनाने का भरपूर फायदा मिला और दलितों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का कोर आपको लगता है खड़गे का फायदा मिलेगा खड़गे साहब? हाँ, अब मैं इस पर आता हूँ। कांग्रेस को ये फायदा मिलेगा, इसमें मुझे डाउट है। कांग्रेस कई बार दलित कार्ड खेल चुकी है। पहली बार आप बात करें तो सुशील कुमार शिंदे के रूप में महाराष्ट्र में खेला, चन्नी के रूप में अभी पंजाब में खेला। इससे बहुत पहले जब सुशील कुमार शिंदे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्हें यूपी का इंचार्ज बनाया गया था। उस वक्त सलमान खुर्शीद यूपी के अध्यक्ष थे, तो तब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन कार्ड, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति का चुनाव उनको बनाया गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, शिंदे को फेस बनाया गया। हालांकि उसके बाद शिंदे का ये पर्सनल फायदा हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री मिल गया, बनाया गया और बाद में वो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की लौटी भी। लेकिन सिर्फ शिंदे की वजह से कांग्रेस की सरकार वापस आई ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन मजबूत था, बड़ा जनाधार था। इस वजह से वो सरकार 2004 में भी लौटी और 2009 में भी लौटी। तो एक वो सिर्फ शिंदे उसमें नहीं, लेकिन उत्तर भारत को छोड़ देना समझदारी का फैसला है। हाँ, इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ। ये आपका पहला सवाल था और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था। देखिए, राहुल गांधी ने जो दक्षिण भारत से अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। उसके पीछे ये है कि जब हम इतिहास में अगर नज़र डालें कि जब उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को नकारा है तो दक्षिण भारत ने कांग्रेस को जीवन दान दिया है। ये एक्सपेरिमेंट इंदिरा गांधी भी कर चुकी थी जब वो चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी, मेडक से चुनाव लड़ी, वहाँ से रिवाइवल कांग्रेस का हुआ। तो राहुल गांधी के जहन में भी हो सकता है यही बात हो। अमेठी में कांग्रेस को राहुल गांधी को नकारा तो जाके वायनाड में राहुल गांधी को सहारा मिला। अभी क्या है कि बीजेपी साउथ में बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। मतलब कर्नाटक के अलावा किसी दूसरे राज्य में, तो कर्नाटक में ठीक है सारी सीटें बीजेपी के पास है, 28 में 26 सीटें बीजेपी के पास है। दूसरा राज्य तेलंगाना जहाँ 4 सीटें हैं, बाकी आंध्रा में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, केरल में 0 है। तो बीजेपी का सारा फोकस है कि 2024 में अगर सत्ता में वापसी करनी है तो जो 5 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दक्षिण भारत का, लेकिन 124 सीटें हैं सर 545 में से वहां पर नहीं 130 सीटें हैं। 130 सीटों में से क्या हो जाएगा? हाँ, हमने बीजेपी का जो फोकस है वो यहाँ से ज्यादा सीटें जीतकर जो उत्तर जिन राज्यों में बीजेपी, जिन 9 राज्यों में बीजेपी के पास सारी सीटें हैं, वहाँ जो कमी होगी वहाँ से पूरे करेगी। तो राहुल गांधी कांग्रेस को छोटा सा बिल्कुल वक्त नहीं है यूसुफ भाई, लेट हो रहे हैं हम लोग। आपसे लास्ट बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस का उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत को इग्नोर करना महंगा सौदा होगा? नहीं, इग्नोर तो खैर नहीं कह सकते कि इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जयराम रमेश की बात कह चुके हैं 15 राज्यों में 0 है 2019 में कांग्रेस, बिल्कुल 15 राज्यों में 0 है।
लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो कांग्रेस अगर जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उन राज्यों में अगर मजबूत हो जाती है, और मैं बताऊं 9 राज्यों में जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला कांग्रेस को होना है, अगर कांग्रेस पूरा मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ ले, मैं तो कहता हूँ गुजरात अगर कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ लेती, अब तो टाइम निकल चुका है, लड़ लेती, गुजरात हरा देती तो 24 जीत जाती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कम है। मैं वशिष्ठ जी से भी चाहता था लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं है। शिव भाटिया साहब, वीरेंद्र जी और विनोद जी और यूसुफ भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। केएन त्रिपाठी जी का भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव फिक्स है। इस पर 43% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया, वहीं 57% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी बेहतर बात है कि कांग्रेस का ये जो पोस्चर है वो लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव हो रहे हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। फाइनली कांग्रेस ने खुद को विंडोज वर्जन से अपग्रेड करके एंड्रॉयड वर्जन पर स्विच कर लिया। नए वर्जन पर अपग्रेड करने के लिए परिवारवाद वाले ऐप को डिलीट कर दिया गया और पहला स्टेप ले लिया। वहीं दूसरे स्टेप में खरगे साहब को अध्यक्ष पद की हरी झंडी दिखाकर अच्छा काम किया गया। भले ही आलोचनाओं से बचने के लिए पार्टी में पकड़ और कसने के लिए अपग्रेडेशन किया गया हो, मगर ये बदलाव अच्छा है। बस खरगे जी पार्टी को लिफ्ट करने में बुर्ज खलीफा की लिफ्ट वाला काम करें तो बेहतर होगा, और वो पार्टी को 163वें फ्लोर की जगह 272वें फ्लोर पर ले जाएं तो मजा ही आ जाएगा पार्टी को। अच्छा, विंडोज और एंड्रॉयड के चक्कर में एक बात आपको बताना भूल ही गया कि कल मोदी जी 5G लॉन्च कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट खरगे जी, पार्टी को बुलंद कीजिए, सबसे लड़ाई करके। बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।